चलिए आज आप लोगों को हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, यानी इतिहास को कैसे पढ़ना है, ठीक है। जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी यूपीएससी में तो है ही, यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस में, इसके साथ आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही साथ कोई अगर क्लास में ही पढ़ रहे हैं तो उसको भी काम आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप लोग इतिहास को ऐसे भी जानना है कि हमारे भारतीय इतिहास है क्या। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ें, आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जो क्लास वाले हैं वो लोग भी ध्यान दीजिए, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए अभी जो हम बताएंगे ये 10-15-20 मिनट में ही आपको इतिहास का एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे पढ़े, फिर बाद में बताएंगे मिडाइवल इंडिया को कैसे पढ़े, फिर मॉडर्न इंडिया को कैसे पढ़े। यानी कि एक जो वीडियो के थ्रू ही आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा इतिहास को कैसे पढ़ना। होता है क्या है कि आप लोग क्या है कि तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं बीच से एक टॉपिक उठा लेते हैं जिसके चलते इतिहास पढ़ने में दिक्कत होता है। एक तो पढ़ते एक तो भूल जाते हैं। लेकिन अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आज जिस तरह बताएंगे आप कहीं नहीं भूलिएगा। इसको आप ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए आगे आपका कितना फ़ायदा करेगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कि इतिहास हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो हिस्ट्री को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, और एक हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कंपटीशन में जब यूपीएससी का पीटी देते हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जरूरत नहीं है, अदर एग्जाम में आपको जरूरत पड़ जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो ज़्यादा आपको फोकस इसमें नहीं करना है। हाँ, अगर आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी क्लास में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या फिर इधर भी इंटर में भी जरूरत पड़ेगा तो आप थोड़ा देख सकते हैं। तो अभी आपको कंपटीशन के लिए ज़्यादा नहीं देखना है। रेलवे एसएससी में आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा उसमें मेहनत मत कीजिए, आप ज़्यादा फोकस कीजिए एंशिएंट में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब आपको हम बताएंगे कि ये कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात कि जब भी आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना माइंड को उस तरह सेटअप कीजिए। जैसे प्राचीन भारत में आप एक जानते हैं टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी देख रहे हैं 4,500 साल पहले का घटना है, यानी कि उस समय कैसे कैसे क्या है। तो आप देख रहे होंगे आपका घर बगल बगल कहिएगा टूटा फूटा घर द्वार है, ठीक है, उसको इमेजिन कीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का आपका घर है। अब उसी हिसाब से आपको बताएंगे, जब टॉपिक करवाएंगे तो आप टॉपिक वाइज उसको अच्छा से याद कर लेंगे, यानी टॉपिक में ही हम आपको याद करवा देंगे। ये जो टॉपिक जो आप लोग भूल जाते हैं फिर पढ़ने में मन नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पहले छोड़ के चल देते हैं। आज कोई भी कंपटीशन में पहले यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, और ये सब पढ़ने भी हम लोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड को डेवलप करता है, और हमारे इतिहास जो सभ्यता संस्कृति है इसके बारे में पता चलता है। इसलिए इतिहास को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जो हम लोग व्यवहारिक लाइफ में यही काम आता है। तो चलिए आप टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आपको हम बताएं प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत का टाइमिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्राचीन भारत का टाइमिंग, तो इतिहास पृथ्वी का जन्म हुआ है, आदमी का जन्म हुआ, यहीं से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। जो भी जीव जंतु का जन्म हो रहा है यहीं से इतिहास हम लोग शुरू हो जा रहा है। लेकिन इतिहास को आप लोग वहाँ से मत पढ़िए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, इसको भी मत पढ़िए। इसको अगर आप पढ़ने जाइएगा तो आप उलझ जाइएगा। आप पहले पढ़ाई शुरू कीजिए प्राचीन भारत यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बारे में बहुत डिटेल्स बताएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छा से एक टॉपिक ही बता के देंगे। पहले हम लोग जान लेंगे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइमिंग क्या है। 2550 से लेके 2550 BC से 1750 BC इसका टाइमिंग है। यानी कि यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो कैसे पढ़ना शुरू करेंगे हम बताएंगे। तो पहले, इसके पहले भी हम आप लोगों को पहले चलते हैं कि प्राचीन भारत को हम लोग कहाँ से मान के चलेंगे। इसके पहले बहुत कुछ है, लेकिन आप मान के चलिए प्राचीन भारत को 2550 BC से लेके 750 AD तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हर्ष काल तक, इसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू हो रहा है। मध्यकालीन भारत आपका शुरू हो रहा है 1206 से लेके 1526 और 1526 से 1857 तक, यानी 1206 से लेकर 1526 इसको क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत, और 1526 से 1857 क्या कहते हैं, मुगल काल, मुगल पीरियड।
आएंगे, सभी टॉपिक हम बहुत डिटेल्स में आएंगे। चलिए अब आधुनिक भारत हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप जान रहे हैं कि 2550 17 यानी कि इधर 750 तक प्राचीन भारत हो रहा है, मध्यकालीन भारत 1206 से लेकर 1857 तक हो रहा है। तो ऑटोमेटिक आधुनिक भारत कहाँ से होना चाहिए, 1857 से, लेकिन नहीं 1857 से नहीं हो रहा है, ये आपका शुरू हो रहा है आधुनिक भारत। इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 1757, 1857 और 1947 1947, यानी कि 1757 से 1857, 1857 से 1947 तक आई, इसको हम लोग मॉडर्न इंडिया कहते हैं। क्यों कहेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ से क्यों मानते हैं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग मेंस में भी देखेंगे तो इससे भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, ये यूपीएससी मेंस में, पीटी में भी तो आते ही रहता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आना ही है, प्लस आप लोग क्लास में भी अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत जरूरत पड़ जाएगा। तो पहले तो आप इतिहास को जानिए कि कहाँ से डेवलप हो रहे हैं। प्राचीन भारत आपको 750 तक मान के चलिए, इसके पहले भी है, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला मध्यकालीन भारत 1206 से 1526 1857 तक, ठीक है, और आधुनिक भारत 1757 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ उसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अब आप लोग जान लीजिए, लेकिन यहाँ एक चीज़ शायद क्वेश्चन आपको बन सकता है कि 750 से 1206 यहाँ क्या हो रहा है, तो आप लोग बने रहिए, हम बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है, आगे ये क्या है। इसको हम लोग ना मिडाबल में रखेंगे ना एंशियंट में रखेंगे, कहाँ रखेंगे इसको भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इतिहास समझने में बहुत दिक्कत होगा। आगे कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है इसके बारे में अभी हम बहुत जल्दी बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए इतना आप लोग जान गए हैं तो क्या क्या है, अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। सिर्फ किताब देख के पढ़ने, अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बहुत कम ही पढ़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स, बहुत बड़ा से वीडियो भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट, अरे आपको अगर वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा तो फिर आप लोग क्या क्या दे रहे हैं, वो आपको बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा गेन करें उसका काम करना हम लोगों को। ये एक चीज़ आपको अभी मिलेगा, आप क्लास करने के बाद आपको पता भी चलेगा भाई क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत जिसको हम लोग एंशिएंट इंडिया कहते हैं, तो इसको हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे, क्या बताया आपको, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से शुरू कीजिए। इसके पहले जो घटना हुआ उसको बाद में कीजिएगा, पहले यहां से शुरू कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइमिंग क्या है, 2550 बीसी से 1750 बीसी, हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व। अब ये भी बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूज रहता है कि ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है। तो चलिए इसको पहले हम आप लोग क्लियर कर दे रहे हैं। यानी कि देखिए 180 यानी कि ईसा मसीह जन्म को हम लोग मान रहे हैं 180, ठीक है। इसके पहले जो घटना हो गया उसको हम लोग बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व, और एडी यानी कि ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हो रहा है उसको मान के चलिए। वहां से लेके अभी तक हम लोग किसमें है, 21वीं सदी में है। अभी हम लोग 21वीं सदी में है। तो क्या है कि इसके पहले जो घटना, यानी कि मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, जन्म के पहले उन्हें बाबा लोग क्या किया, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि 2550 बीसी, यानी कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से आप घटते हुए आप आइएगा 180 में, 180 से अब यहाँ हम लोग को ईस्वी में काउंटिंग होगा। इसको अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाइए अच्छा से, ठीक है। क्योंकि ये नहीं समझिएगा तो फिर ईस्वी पूर्व ईसा में भी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसको BC कहते हैं और AD कहते हैं, तो समझ लेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये 2550 से 1750, इसका 7-8 नाम है। क्या नाम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब इस टॉपिक को हम करेंगे तब आप लोग बहुत अच्छे से बताएंगे। उसका क्षेत्रफल कहाँ है ये भी बताएंगे। तो पहला आपका टॉपिक क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा टॉपिक क्या है, इसके बाद शुरू हो रहा है वैदिक काल। कुछ टीचर को हम ये भी देखे हैं कि वैदिक काल में ये लोग 4 वेद को पहले 3 वेद रख दे रहा, बाद में 1 वेद रख रहा, तो जो कि ये बहुत ही गलत पढ़ा दिए हैं। पहले 1 वेद का जन्म हो रहा है, उसका 3 वेद का जन्म हो रहा है, उद्भव हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये भी हम जब वैदिक काल में आएंगे तब हम बताएंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही गलत कंसेप्ट दे दिया है, ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको पहले पता चलेगा। तो वैदिक काल में जिसको हम लोग प्राचीन वेद कहते हैं वो हो गया आपका ऋग्वेद। इसके बाद 3 वेद का जन्म होगा जो उत्तर वैदिक काल में होगा, जो कि हम देख रहे हैं 1-2 वीडियो में ये लोग गलत कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी इसमें कमेंट करके हमको बताएंगे। तो वैदिक काल, इसका टाइमिंग क्या है,
1500 BC से 1000 BC कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी वैदिक काल 1500 से 1000 BC। अब आइए, तो इस समय क्या है, ऋग्वेद की रचना हो रहा। अब तीसरा, इसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइमिंग है 1000 BC से लेके 500 BC। इस कंटिन्यूटी को आप लोग बहुत अच्छा से जानिए। इस कंटिन्यूटी को जानने के बाद आपका इतिहास क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। इस समय देखिए 3 और वेदों का रचना हो रहा है। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस वेद को भी याद करने का आपको ट्रिक्स दें, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि आपसे पूछ जाएगा कि बताइए पहले कौन वेद, उसके बाद कौन वेद, उसके बाद कौन वेद। तो इसके लिए हम एक ट्रिक्स आप लोग दे देंगे। तो ऋग्वेद, री सी जो आए, री सी जो आए, इस ट्रिक्स को याद कीजिए, देखिए अब आपको याद हो जाएगा। बाकी ऋषि लोग ही आ रहे हैं। तो री से ऋग्वेद, सौ से सामवेद, जौ से यजुर्वेद, औ से अथर्ववेद, ठीक है। यानी कि नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं किस वीडियो में। पहले 3 वेद की रचना बता रहे हैं, फिर एक चौथा वेद का रचना बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। पहले ऋग्वेद की रचना हो रही है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हो रही है, ठीक है। तो अब ये हम लोग, चलिए हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। टाइमिंग क्या है, एकदम आप लोग टाइमिंग को थोड़ा याद रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो भी हम बता रहे हैं आपको हर एक जगह से क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये हो गया। अब आइए उत्तर वैदिक के बाद 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, यानी कि 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है। 16 महाजनपद, यानी कि इसका टाइमिंग क्या है, 600 BC से 300 BC। अभी भी देखिए हम लोग BC में ही हैं, ईसवीपुर में ही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए 16 महाजन, इसका नाम क्यों पड़ा, तो पहले आप लोग देखिए, तो वैदिक काल में जो आ रहे हैं वो लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, जन कर रहे हैं, जिसको आर्य भी कहते हैं, ठीक। आर्यपुत्र आप सुने होंगे। तो वैदिक काल में जन आ रहे हैं। जन जो पैर यहाँ रख रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में, जनपद। जनों का जो पैर रखा जा रहा है, अब उसको हम लोग जनपद कर रहे हैं। अब आइए 16 महाजनपद, यानी कि यही जनपद क्या हो रहा है, 16 राज्यों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये 16 राज्यों का निर्माण कर रहा है, यानी कि काशी, कौशल, मगध, अंग, ये सब 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो 16 राज्यों में यहाँ कौन में सर्वश्रेष्ठ बन जा रहा है, मगध। अब आप लोग जान रहे हैं कि मगध, यानी मगध से हम लोग भारत का पॉलिटिकल सिस्टम एक तरह से बहुत अच्छा से शुरू होगा। तो अब आपको एक लिंक मिल गया है कि इतिहास को हम लोग कैसे समझना है। यानी कि पहला सिंधु घाटी सभ्यता, उसका वैदिक काल, उसका उत्तर वैदिक काल, उसका 16 महाजनपद। अब यहाँ से देखिए हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। ऐसा अगर समझ लेते हैं तो आपको बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही मजा आएगा इतिहास पढ़ने में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम 16 महाजनपद। अब देखिए आपको हम बता चुके हैं कि पॉइंट क्या था, 16 महाजनपद। यानी कि 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है। इसका टाइमिंग हम क्या बताएं आप लोगों को, 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो इसी समय क्या बोले, 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिसमें मगध पावरफुल साम्राज्य बन रहा है। अब मगध का पहला जो वंश है वो क्या है, कौन सा वंश है, मगध का पहला शासक का नाम बिंबिसार। वंश हो गया हर एक वंश। जो भी हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह से आपका क्वेश्चन रहेगा। एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से सुन लीजिए, सब आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला मगध का बिंबिसार,
हर एक वंश द्वारा इस संस्थापक को स्थापना हो रहा है, पहला वंश हो गया। ठीक है, बिंबिसार के बाद शासक कौन बन रहा है? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद चलिए बताइए आप लोग, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? चलिए उदयन। उदयन क्या किया? बीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पाटलिपुत्र की स्थापना कर रहा है, और पाटलिपुत्र की स्थापना और पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। मगध का पहला शासक हो गया बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। पहला वंश हर्यक वंश। दूसरा वंश आइए, यानी पहला वंश हर्यक, दूसरा वंश अब आइए, वंश लिख दीजिए यहाँ पर, नागवंश। तो नागवंश संस्थापक कौन हो गया? नागवंश का संस्थापक आप जान रहे हैं, तो नागवंश का संस्थापक जान लीजिए, जिसमें नागवंश का आपका महान शासक हुआ है कालाशोक। तीसरा वंश जो आ रहा है इसके बाद नंद वंश, यानी कि हम उसी का नाम बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कालाशोक, कालाशोक के बाद आप नंद वंश की स्थापना हो रहा है। इसका संस्थापक कौन हो गया? महापद्मानंद। महापद्मानंद के बाद कौन हो रहा है? धनानंद। ठीक, यानी देख रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि महापद्मानंद के बाद धनानंद। अब इसके बाद कौन सा साम्राज्य शुरू होगा? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहले मगध, 16 महाजनपद, 16 राज्य में पावरफुल कौन हो रहा? मगध। मगध का प्रथम शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, इसको आप लोग कंटिन्यू को भी जानेंगे, यहाँ से वो क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात क्या है, कौन कौन शासक आ रहे हैं ये भी जानना है। तो ये हो गया। अब नागवंश का जो भी संस्थापक है उसके बाद क्या है, किसमें? कालाशोक। आप लोग बौद्ध संगति पढ़े होंगे, कालाशोक के समय एक संगति हुआ है। चलिए, दूसरा हो गया। तीसरा नंदवंश, नंदवंश संस्था महापद्मानंद, धनानंद। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 महाजनपद के बाद अब क्या हो रहा है? अगर आप इस कंटिन्यू को ठीक से जानेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा इतिहास पढ़ने में, बाकी आपको कोई बोरिंग फील नहीं होगा। तो चलिए, 16 महाजनों के बाद अब क्या हो रहा है? अब आपको एक लिंक मिलेगा, यानी कि क्या हो गया? मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य, इसका टाइमिंग क्या है? 300। इसको मान के चलिए, मतलब ये एक आउटलुक हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, 300 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व। अब मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापना कौन कर रहे हैं? चाणक्य के द्वारा। बताएंगे बहुत अच्छा से, इस टॉपिक में हम लोग आएंगे। एक टॉपिक में आप लोग बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छा से बताएंगे, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान से करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले आप कंटिन्यू को जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बन रहा है? बिंदुसार। देखिए, पहले था बिंबिसार, यह है बिंदुसार। बहुत कंफ्यूज, दोनों दे देगा ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, जो महान शासक बन रहे हैं। अशोक के बाद अंतिम शासक, बहुत सारा बीच में शासक है, लेकिन अंतिम शासक कौन हो गया? बृहद्रथ। यानी कि मौर्य साम्राज्य भी देखिए यहाँ खत्म हो जा रहा है। मौर्य के बाद अब क्या हो रहा है? मौर्य साम्राज्य के बाद अब जो आप लोग को टॉपिक आ रहा है वो मौर्य के बाद विदेशियों का आगमन। यानी कि हम लोग का जो शासक है वो लोग कमजोर पड़ जा रहा है, विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जा रहा है, विदेशियों का आगमन। हम लोग का भी शासक है, लेकिन अभी क्या है कि आप लोग ज़्यादा फेमस ये लोग काम किए हैं, इसीलिए हम लोग विदेशियों को पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो विदेशियों का आगमन, इसका टाइमिंग हो गया 200 BC से 300 AD तक ये लोग का साम्राज्य रहा। AD देखिए, अब हम लोग आ गए, यानी ईसा पूर्व से ईस्वी में हम लोग इन कर गए हैं। ध्यान देखिए, ईस्वी पूर्व से अभी ईस्वी में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो विदेशियों का आगमन, तो विदेशी आने वाला पहला कौन है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसको यूनानी कहते हैं, यूनानी या ग्रीक भी कहते हैं, इसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इसके बाद कौन आ रहा है? शक, उसका पहलव, उसका कुषाण।
हर एक जगह से क्वेश्चन बनेगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी पहला आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, पहले विदेश आने वाले यहाँ कौन है इंडिया में, तो यूनानी, जिसको ग्रीक कह रहे हैं, उसका शक, पहलव, कुषाण, ये लोग आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यानी कि इस समय देखिए 220 से 300 AD में इंडिया में क्या हो रहा है, यानी कि मान लीजिए ये आपका इंडिया, ठीक है। इंडिया में इस समय देखिए यानी कि भारतीय के द्वारा, यानी कि सोंग, कण्व, आंध्र, ये लोग सोंग, कण्व, आंध्र, ये लोग के द्वारा यहाँ पर शासन चल रहा है इस एरिया में, ठीक है। उसी समय देखिए विदेशी, यानी कि विदेशी पश्चिमी तो भाग से यहाँ से आ रहे हैं ये लोग, यानी जो भी विदेशी सब आ रहे हैं ये पश्चिम उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है। उसी समय इधर दक्षिण में क्या हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ अगर आप अच्छा से नहीं जानेगा ना तो आगे बहुत दिक्कत होगा। यही हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इतिहास जो कंटिन्यूटी हम लोग नहीं जानते, जिसके चलते हम लोग इस तरह कंफ्यूज करते थे। लेकिन अब कंफ्यूज आप नहीं कीजिएगा। तो पहला विदेशी यानी सोंग, कण्व, आंध्र, यानी भारतीय हम लोग को शासक हो गया। उस समय विदेशी कौन आ रहा है, ये ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, इधर से लोग प्रवेश कर रहा है। अब आके आइए इधर दक्षिण भारत में क्या हो रहा है इस समय, इसको हम लोग जो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं संगम काल। यानी कि आप देखिए हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास को भी जानेंगे, संगम काल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए विदेशों के आगमन में कैसे कैसे भारत में कैसे शासन चल रहा है, इसको भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैन चालू करे तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए चलिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा से कीजिए इसको, क्योंकि देखिए यही सब हम लोग को टाइम में सही समय सही चीज़ नहीं मिल पाया था। लेकिन हम चाहेंगे कि अब आप लोग को ये दिक्कत ना हो, और इस तरह अगर आप लोग पढ़ते तो बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे आते हैं, तो विदेशियों का आगमन यहाँ, इसके बाद अब क्या हो रहा भारत में, इसके बाद हम लोग को यहाँ साम्राज्य में गुप्त काल का प्रवेश हो रहा है, जो यहीं का शासक है गुप्त काल। इसका टाइमिंग क्या है, 300 AD से 550 AD, ठीक। तो गुप्त काल का संस्थापक कौन हो गया, श्रीगुप्त। इसमें 17 शासक बने थे, कौन कौन क्या बने थे, बहुत अच्छा से आप लोगों को जो हम टॉपिक क्लास में करवाएंगे, जो आप लोग बता देंगे, उसी से आपको सारा चीज़ याद होना शुरू हो जाएगा। तो टॉपिक जब आएंगे तो बहुत अच्छा से करवा देंगे। चलिए पहले आप जानिए, तो गुप्त काल, इसका टाइमिंग 350 से 300 से 550 AD। नेक्स्ट आइए, गुप्त काल के बाद हर्ष काल, 550 AD से 750 AD, यानी कि हम लोग प्राचीन भारत देखिए यही खत्म हो जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि प्राचीन भारत कहाँ से कहाँ तक है। तो प्राचीन भारत आपका प्राचीन काल से लेके 750 AD तक, ईस्वी में हम लोग आ गए हैं, हर्ष काल तक। क्यों है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि हर्ष काल तक ही हम लोग भारत का जो सेंट्रलाइजेशन रहा, हर्ष काल तक ही रहा, उसका क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हो जा रहा है। तो जैसे आप लोग हम बता चुके हैं कि आपको पहले हम मैप में बता चुके हैं, दिए हैं कि 750 AD तक है। 750 से 1200 AD के बीच क्या हुआ, उसको किस काल के नाम से जानते हैं, तो ये आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, और आगे आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और घंटी बजे ताकि आपको सारा जो भी हम वीडियो बनाएंगे अब आप लोगों को सब मिलता रहे। और अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट भी कीजिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप लोग याद भी कीजिए, और हो सके तो आप लोग हमको सुना भी सकते हैं फ़ोन करके कैसे कैसे क्या हो रहा है। कहीं आप लोग मिस्टेक भी लग रहा है तो वो भी हमको बताइए, क्योंकि देखिए अभी भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और आप लोग सिखाते भी रहिए और हम आप लोगों को भी सिखाते रहेंगे। चलिए इतना करें, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा इसके बाद मिडाइवल इंडिया, और 750 से 1200 में किस पीरियड के नाम से जानते हैं, तो मिडाइवल इंडिया को आप लोग एक साथ हम डील कर देंगे। चलिए धन्यवाद।